बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर सियासी महाज गर्म हुआ। अरबों रुपए के इल्जामात का सामना करने वाले शर्जील मेमन वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार के खिलाफ आग उगलने लगे। ऐसे में राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि पंजाब में अगर करप्शन की बात करते हैं तो एक धेले की करप्शन नहीं हुई। क्या पंजाब करप्शन फ्री सूबा बन चुका? और पंजाब हुकूमत के कौन से ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बेज़ाब्तियां हुई हैं, करप्शन हुई है, इसकी डिटेल आपको बताएंगे। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की जानिब से अहम बयान दिया गया कि मुफाद, मसलहत और खौफ का शिकार नहीं होंगे। आर्टिकल 184(3) के तहत अदालत उस्मा के फैसले को हुकूमत समेत कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से जो बयानबाजी जारी थी उसके हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम पैगाम पहुंचा दिया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि वाज़े अदालती अहकामात के बावजूद CSB की जानिब से तरक्कियों के लिए मुतज़ाद फार्मूले का इस्तेमाल। अदालत की जानिब से कलअदम करार दिए गए फार्मूले के तहत तरक्की पाने वालों में याद रहे कि फवाद हसन फवाद भी शामिल हैं। क्या ब्यूरोक्रेसी ने अदालती अहकामात को मानने से साफ इनकार कर दिया? अदालती अहकामात पर अमल दरामद में आखिर कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो कि रुकावट का सबब बन रही हैं? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि गैर कानूनी तकर्रियों के इल्जामात का सामना करने वाले चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को अपनी तकर्री उनकी भी चैलेंज कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने चेयरमैन वापडा की तकर्री के बारे में वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। डैम तो नहीं बनाए जाएंगे चेयरमैन वापडा, लेकिन अपने लिए लाखों की मालियत का जिम बना चुके हैं और अब मेडिकल कॉलेज बनाने की तरफ रागिब नजर आते हैं। वज़ीर आज़म ने कवानीन को नजरअंदाज करते हुए मुजम्मिल हुसैन को चेयरमैन वापडा आखिर क्यों मुकर्रर किया, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे कराची के हवाले से। शर्जील मेमन साहब आज भी बड़ा गरजे भी हैं, बरसे भी हैं, कह दिया उन्होंने लड़ना है नून लीग ने तो इदारों के पीछे ना छुपे, खुल के सामने है। कौन से इदारों की तरफ इशारा कर रहे हैं? शर्जील मेमन साहब का लोग जो है ना वो हमें ख़ास तौर पे बड़ा ये एक किस्म का ताना देने की सोशल मीडिया वगैरह पे कोशिश करते हैं कि जनाब जब अदालतें बेल दे रही हैं तो आपको क्या तकलीफ़ है जो है जाता है। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि जनाब हम उस उन नुक्तों पे जिन पे अदालतें ये बेल दे रही हैं या छोड़ रही हैं, या तफ्तीश का वो अमल या इस्तिग़ासा का वो अमल, प्रोसिक्यूशन जिसे कहते हैं, उस पे हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं कि जनाब देखें तो सही हो क्या रहा है। इस वक्त जो है ये जो इनका छुटना है शर्जील साहब का और डॉक्टर आसिम का, इससे पहले ये जनाब ये नैब का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये एक ही कहानी की दो कड़ियां हैं। उसके अंदर क्लियरली हो गया है कि 9 बंदे तो रिटायर कर दिए गए हैं, 3-4 DGओं को घर पे भेज दिया है, तकरीबन 130-40 हैं अफसरान जिनकी तकर्रियाँ और प्रमोशंस वो बेज़ाब्तियाँ हैं उसके अंदर गलत हुई हुई हैं, जिसका मतलब है कि वो गलत प्रमोशनों के ज़रिए एक रिग्ड निज़ाम है जिसके ज़रिए जिसको उन्होंने अंदर करना होता है अंदर कर देते हैं, जिसको बाहर कर देना होता है बाहर कर देते हैं। तो वो निज़ाम दिखा रही है, हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट पहले ही पॉइंट आउट कर रही है जिसके कॉन्सिक्वेंस में ये लोग छुट रहे हैं। और ये जो मुख्तलिफ इस वक्त 3-4 एम्प्लॉज़ के रिलेटेड जो चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही केसेस चल रहे हैं, पैनामा भी इसी की कड़ी है। उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ये बार बार यही कहती रही है कि जनाब हम मजबूर हो गए हैं इसको टेकअप करने पे, क्योंकि FIA अपना काम नहीं कर रही, नैब ने अपना काम नहीं किया, अदारों ने अपना काम नहीं किया। फिर ये जो एम्प्लॉज़ की प्रमोशंस के रोज़ ये जो 4 तनज़ली हुई है 22वें ग्रेड अफसरान की, सुप्रीम कोर्ट ने, हमने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर की उस मीटिंग में क्या काम था कि ख्वाजा ज़हीर साहब बैठते या डार साहब बैठते, तो ये किस तरह तकर्रियाँ हो रही हैं। और ये जो 2 बोर्ड 2015 का और 2016 का जिसके मुतालिक आज तफसीलन बात करेंगे, इसको जो उसको नल एंड वॉइड जो कलअदम करार दिया है जिसपे वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी के अफसरान जो कि जूनियर हैं, नलायक हैं, जिनके मशकूक क्रीडेंशियल्स हैं, उनको इन जगहों पे ला रहे हैं, इन इदारों पे, ताकि इनसे ये रिजल्ट ले। तो ये तो पूरा निज़ाम जो है ना, ये एक शर्जील मेमन की कहानी नहीं है, ये इस वक्त एक मफलूज सिस्टम की कहानी है।
और आज मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो तकरीर की है उनकी मुस्लिम हानी साहब की फेयरवेल के ऊपर, जज जो है ना वो अपने उनके मतलब वो कहा जाता है कि वो बोलते नहीं हैं, वो अपने फैसलों से बोलते हैं। मगर कभी कभी इस तरह की तकरीबात में जब वो बोलते हैं ना तो उनको गौर से सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो उनकी आज लफाजी के अंदर बड़ा कुछ है जो अगर कुछ सीखना चाहे गवर्नमेंट तो वो सीख सकती है। 2-3 चीज़ें जो उन्होंने बड़ी अहम की हैं मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। एक तो उन्होंने ख़ास तौर पे आर्टिकल 8 का जो कि बुनियादी हकूक़ के मुतल्लिक है कि उसका बताया है कि जनाब उसकी अहमियत आइन के अंदर इतनी ज़्यादा है कि कोई कानून अगर उससे मुतसादम हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बयानबाजी से रोक दिया उन्होंने। और उन्होंने साहब ने कहा कि उसको मजीद बुनियादी हकूक़ इतनी अहम चीज़ है कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए आइन के अंदर 184(3) रखा गया है कि जनाब ये आप उसके अंदर अदालत को इतना इख्तियार है उसको प्रोटेक्ट करने का कि ये जो है उसको ताकि इसकी अहमियत को ओवर एम्फसाइज करने के लिए कि जनाब ये देखें। अब उसमें 3 चीज़ें हैं लेसन जो मैं समझता हूँ किसी को लेने चाहिए। पहली तो ये कि वो लोग जो ये पार्लियामान में सोच रहे थे कि जनाब हम कानून लेके आ जाएंगे क्योंकि 184(3) के अंदर अपील नहीं होती है, अदालत फैसला दे दे दैट्स इट ख़त्म। तो वो जो है ना उनको ये इशारा दिया उन्होंने कि जनाब ये MLFID भी होगा और अदालत को इसके अंदर बहुत ज़्यादा उनकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आइन के अंदर नहीं है। और उन्होंने ख़ास तौर पे जस्टिस हानी साहब के फैसले को साकिब निसार साहब ने कोट किया है कि उसके अंदर लफ्ज़ है कंसिडर करने का कि अदालत कंसिडर करेगी, उसकी वो तकरीर ज़रा गौर से पढ़नी थी। दूसरा उसका उन्होंने जो पॉइंट एम्फसाइज किया है वो 184(3) का जो कि सारे पैनामा केस है वो दायरा इख्तियार है। पैनामा केस के अंदर यही इशू था कि आया सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है कि प्राइम मिनिस्टर की करप्शन को तफ्तीश कर सके। तो उन्होंने आज बेसिकली कहा है कि जनाब 184(3) का दायरा इख्तियार बहुत बड़ा है और इसके अंदर वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अदालत को ना बताया जाए कि उनका दायरा इख्तियार क्या है। फाइनली बाद में बात करेंगे, उन्होंने ये एम्प्लॉयज़ के जो 2-3 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं इसकी तरह बताइए कि जनाब ये जो रूल ऑफ लॉ का इस वक्त जो गन बचा हुआ है, एक मैस क्रिएट हुआ हुआ है। ये सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ ना ये मुख्तलिफ कड़ियाँ हैं, अलहदा हैं, मगर ये एक कहानी है बद इंतज़ामी की, इदारों के मफलूज होने की, रूल ऑफ लॉ की। तो ये इसको सरमाइज किया उन्होंने। सही है, ठीक है। क्लास साहब ये जो अब हम शर्जील मेमन पर तो जाएंगे कि ये खुद एतमादी उनके अंदर किस हिसाब से और इनके पीछे कौन है, लेकिन जिस तरह से आमिर साहब ने कहा कि जज फैसलों के जरिए बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो गौर से सुनना चाहिए। आज जिस किस्म की उन्होंने बातें की तो इसका मतलब है हुकूमत और अपोजिशन जो भी बयानबाजी कर रहा था सबको रोक दिया गया है, क्लियर कर दी है हर चीज़। तो इन्होंने कौन सा रुक जाना है जो हमारी हुकूमतें हैं। मैं मादरत के साथ एक बात से पैगाम तो जाता है। हमारा आइडियलिस्टिक एक व्यू रहना भी चाहिए। सहाफ़ी आइडियलिस्ट नहीं होता तो सियासी वर्कर बन जाएगा, उसको तो आइडियलिस्ट होना चाहिए सहाफ़ी को। हम ये इस तरह की बातें, और मैं आज का नहीं कह रहा, बहुत पहले का भी चीफ जस्टिस नहीं बने थे साकिब निसार साहब, मैं उस वक्त का कहता हूँ काबिल जज हैं, इंटेलिजेंट आदमी। मैंने इनकी अदालत में जाके 2-3 दफ़ा बड़े अहम केसेस से, पर्टिकुलर जब यूसुफ साहब गिलानी का केस था और एतजाज़ एहसान ने चैलेंज किया था जाके नसरुल मुल्क का जो फैसला था उनको सेंटेंस करने का, इनके मैंने आर्गूमेंट सुने थे एतजाज़ के साथ जो इनका इंटरेक्शन हुआ था वहाँ पे सवाल और जवाब। उस दिन के बाद मेरे दिल में बड़ी इज्जत बढ़ गई थी इनके साकिब निसार के लिए कि बड़ा इंटेलिजेंट जज है, समझते हैं, बोल्ड हैं। ये सारी गुफ्तगू जो आज उन्होंने की है, यही गुफ्तगू 19-20 हम देखते रहे हैं कि जस्टिस साकिब निसार साहब से पहले जो थे अनवर ज़हीर जमाली साहब, शायद वो इससे भी ज़्यादा आप देख लें गुफ्तगू करते थे। इससे पहले जो हमने देखा चीफ जस्टिस साकिब निसार से पहले, उनसे पहले अनवर ज़हीर जमाली साहब से पहले जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब भी थे, उनसे पहले हमारे जिलानी साहब भी मुल्तान के थे। जो मुझे चीज़ इस तमाम इसमें मिसिंग लग रही है, क्योंकि ये उन्होंने तकरीर की है एक और उस पर फोरम पे, लिहाजा हम थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं। अदालती प्रोसीडिंग पे हम कमेंट नहीं कर रहे, एक फेयरवेल पे कमेंट था, सो वो एक उस गुड फेथ में हम कमेंट कर सकते हैं कि सर इट्स टाइम टू एक्ट। ये बातें आप ठीक कह रहे हैं, आप सारे सोल्यूशन भी बता रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन रियासत जो चला रहे हैं आपको सीरियस नहीं ले रहे, दे आर नॉट टेकिंग यू सीरियसली। जो प्रॉब्लम आ रहा है मसलन आप इतनी तकरीरें जाती हैं, गैर कानूनी है, इरेगुलरिटीज़, आप किसी बंदे को सजा नहीं दे रहे, कोई एक बंदे को पनिश नहीं होती अगर आप फैसला रिवर्स भी कर रहे हैं। अब हमने कल ये नैब को देखा है, नैब जिसका काम था कि पूरे मुल्क को ठीक करे, पता ये चला सबसे ज़्यादा करप्शन और इरेगुलरिटीज़ जो हैं, स्कैंडल जो हैं वो नैब में। तहर शहबाज जिसके खिलाफ
नैब को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, नाम निकाल दिया, वो तहर शहबाज अब इनको बैठ के वो जो वो मसूफ आज बैठ के उनके इंटरव्यूज करेंगे। जरा आप इनकी आप स्टाइल देखें कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने लगवा लिया तहर शहबाज को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 जो था उसमें अभी अगेन वो कह रहे थे लोग, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था वर्जन देने के लिए, को चैलेंज करने जा रहे हैं। मखदूम अली खान साहब उनके वकील हैं, उनका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, मेरे पास आया है उनका पॉइंट ऑफ व्यू को डॉक्यूमेंट्स भेज, मैं पढ़ के उनका पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। लेकिन जब तक चीज़ें नहीं हुई तो, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसका फैसला है, इनकी चालाकी देखें नैब की कि उसी सुप्रीम कोर्ट से जहां पे इरेगुलरिटीज का, फेवरेटिज्म का, लोगों को गलत ये फेवर्स देने का केस चल रहा है, उसी में तहर शहबाज साहब जिन पे इल्जाम लग रहा है कि 2012 में इन्होंने बैठ के बीएनपी ग्रुप की जो अरबों रुपए की पेमेंट से रीशेड्यूल की थी, उनके खिलाफ, बाकी के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, नैब कर रहा है। उनके खिलाफ क्यों? तहर शहबाज जिसने उसको रीशेड्यूल किया उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर रहा नैब, और दोनों एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ वही फैसला करेंगे कि ये तकर्रियां और ये जो तरक्कियां ये सही हुई हैं नहीं हुई, ये तहर शहबाज फैसला करेगा, जिसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए थी कि आपने कैसे काम किया अपने मुल्जिम की। अब मैं इस पे जो अहम सवाल मेरा बनता है, चलो ब्रेक से वापस हैं, इस पे जरा साकिब निसार की तकरीर बड़ी अहम तकरीर है, लेकिन मेरा वही सवाल है कि क्या बात सिर्फ तकरीर तक रहनी चाहिए? इट्स टाइम बिल्कुल। एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और ये भी जानेंगे, बात करेंगे इस पर कि क्या बातें सिर्फ अब तकरीर और फैसले वहीं तक रहने चाहिए या फिर इनके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि पहले आसिफ अली जरदारी और अब शर्जील मेमन के अंदर इस हद तक खुद एतमादी आखिर पीछे कौन है, किसके लिए है। ब्रेक लेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, शर्जील मेमन की बात तो होगी, लेकिन साकिब निसार साहब ने आज जो खिताब किया है उस हवाले से आप एक अहम सवाल उठाने जा रहे थे। एक नहीं, कई सवाल आते हैं। मसलन ये तहर शहबाज की हम बात कर रहे थे, अब बहुत सारे आपको तो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में क्या आ रहा है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के उसमें रजिस्ट्रार रहे हैं, सो ही हैड द एक्सेस टू द पावर दैट एवरीबॉडी, सो वो आपसे वो आराम से आए हैं, वो कमेटी का सरबराह भी बन गया, नैब स्क्रूटनी कमेटी वो करेंगे। किसी ने नहीं पूछा वहाँ पे कोर्ट रूम में को भाई साहब आप तो स्कैंडल में थे, और ये जो वहाँ पे लिस्ट पेश की गई ना 179 मेगा करप्शन स्कैंडल जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जवाद खाजा साहब ने मंगवाई थी, चीफ जस्टिस साहब ने, कि कौन से स्कैंडल हैं जिनमें आप लोग इसको आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन 179 में भी ये केस शामिल था, ये जो आपका ग्रैंड हयात वाला केस है, और मसूफ के दौर में इतनी बड़ी फेवर दी गई थी, किसी ने नहीं बताया, तारीफें कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है अनड्यू बेनिफिट ले रहे हैं इसी चीज का, अपनी ये पोजीशन का। ये सेंटोरस के अंदर भी जो है ना इस्लामाबाद में 3 बड़े केसेस हुए हुए हैं, एक सफा मॉल का, एक सेंटोरस का, और तीसरा ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 ग्रैंड हायट होटल का। तो ये 2 इनके उसमें है, सेंटोरस का भी इनके दौर में हुई वायलेशन। तो मतलब जाते जाते हम तवक्को करते थे कि नैब पे, मैं आपको उनका अपना है वो उस पर देखें, जितनी ज़्यादा फाइंडिंग आई थी, जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आई थी, जितनी रेगुलरिटीज़ आई थी, ये 4-9 वाला केस नहीं था, ये बहुत बड़े पैमाने की वहाँ पे ना वो आप उस पर देखें रेगुलरिटीज़ हुई थी। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, मैं 3-4 नाम लेना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि जहाँ पे हमारे अफसरान जो हैं स्टैंड लेते हैं, उनको रिलीफ नहीं दिए, उनको नहीं मिले। मसलन ये मोहम्मद अली नेकोकारा को रिलीफ नहीं मिला, जिसने कहा मैं बच्चों पे गोली नहीं चलाता, मैं यहाँ का ये कंसर्न पुलिस ऑफिसर हूँ, आई विल मैनेज इट। उसको चौधरी निसार अली खान ने और दीगर लोगों ने मिल के, एमएलए जो बैठा हुआ है DGFI है, इसने यहाँ पे एजाज चौधरी साहब थे, वही रूट्स मिलेनियम प्लाट स्कैंडल फेम जो थे आजकल, फिर वहाँ पे उनको लगा दिया गया एम्बेसडर, वो शामिल थे। उन्होंने बैठ के मोहम्मद अली नेकोकारा को आगे उनको नौकरी से निकाला, आपको अदालत और आपको रिलीफ नहीं दे रही। आफ्ताब चीमा, इसके बाद आपको याद होगा वहाँ शारिक कमाल सदीकी, नोन फैक्ट है शारिक कमाल सदीकी का, कि उसको कहा गया कि जाएं आप MNA के घर, वो उनका आलमदार अली के घर खाना खाएं, नहीं खाएं कि सूबा पतर हुआ। तो किसी अदालत ने उनको सपोर्ट नहीं दी, किसी अदालत ने उस पर सुआ मोटो नहीं लिया। फिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को कुछ भी कहते रहे, इवन मेरे उसमें 2-4 को हो सकते हैं कोई मतलब ऑब्जर्वेशन, लेकिन यार वो इन अफसरान को वो उनको बैकिंग देते थे, उनको सपोर्ट करते थे। आपने अफसरान को सपोर्ट भी नहीं देनी, आपने उनको रिलीफ भी नहीं देने, आपने उनके साथ खड़े भी नहीं होना, उनको लीगल टेक्निकल चीज़ों में डाल देना। ये एग्जेक्टिव का जी उनकी पावर्स हैं, वो जिसको चाहे सूबा बदर कर दें। किन आप उनको रीजन पे सूबा बदर कर रहे हैं? अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी तरफ उन्होंने अमर मतीन साहब ने आना है। ये बातें हमने सुनी थी। इफ्तिखार चौधरी साहब का कम अज़ कम इस हद तक मैं उनकी फेवर करता हूँ
कि वो जो कहते थे कम अज़ कम एक्ट करते थे। जो वफाकी हुकूमत थी यहाँ उसके खिलाफ उन्होंने बातें की, फैसले की, कुछ गलत भी फैसले हुए होंगे, इंसान थे उनसे भी गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन ये जो मैं पिछले 2-2.5 सालों से देख रहा हूँ ना कि ठीक है हमारे इंटेलिजेंट जजेस हैं, अच्छे जजेस हैं, फेयरलेस हैं, लेकिन फैसले जो है ना आपके वो हुकूमतों को नहीं डरा रहे, वो खौफजदा नहीं कर रहे, वो उन पे डर भी नहीं है। अभी आपने उस फैसला किया ना अपॉइंटमेंट्स पे, एक अपॉइंटमेंट हुई थी आपको याद है, वो ख्वाजा साहब थे एक, उनके दौर में अदनान ख्वाजा थे, उनको गिलानी साहब ने लगा दिया था OGDC का चेयरमैन। पूरे मीडिया ने शाम तक, सुप्रीम कोर्ट समेत मीडिया ने, जब तक वो नोटिफिकेशन अदनान ख्वाजा का वापस नहीं आया, कोई घर नहीं गया था, न सोया था। यहाँ पे दर्जनों के हिसाब से डेली अदनान ख्वाजा से भी बरतर किस्म की तकरारें हो रही हैं। 1000 से 1500 बंदा है ब्यूरोक्रेट, सारा 18वें से लेके 21वें का, तो जो इसमें इफेक्ट हो रहा है, कोई जून ही रिंग रही अपॉइंटमेंट्स वैसे कर रहे हैं। आप उस पे आएंगे, मतलब PTV का मैं देख रहा था, एक उस पे सर्कुलर, एक आमिर साहब आप उस पे शेयर कर रहे थे कि खुद बैठ के रूल्स बना रहे हैं, खुद बैठ के पावर्स चेयरमैन साहब को MD की पावर्स भी दे दी गई हैं, हालांकि वो सपोजिटली उसके ऊपर वॉच डॉग है कि MD के ऊपर चेक के तौर पे रखा जाता है। उन्होंने कहा आप खुद ही चेयरमैन हैं, खुद ही MD हैं, सारा कुछ, सारी गलियां सुनिया होंगे, जो मर्जी करो। इस्लामाबाद में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का एक एज है, जो भी इनके दौर में है, जब तक ये पावर में रहते हैं, जब तक इनको निकाल ना दिया जाए किसी और उसे अपनी गलतियों की वजह से, या जो भी करें, ये इनको कोई कुछ नहीं कहता, इनको इदारे भी कुछ नहीं कहते, इनको नैब भी कुछ नहीं कहती, FIA भी कुछ नहीं कहती, अदालतों से भी जैसे पीपल्स पार्टी बेचारी रोती रहती है, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। एहतजाज हसन साहब सबसे ज़्यादा कहते रहते हैं। सो जनाब मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये सब चीज़ों का आपको पता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ये लोग कैसे इस मुल्क को चला रहे हैं, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, फेवरेटिज्म, आप खुद कह रहे हैं। इट्स टाइम टू एक्ट। ये तकरीरें, ये बातें, ये सबको इन चीज़ों का पता है, हर कोई जानता है। कोई सलूशन आप दे सकते हैं तो दे दें। आप शारिक कमाल सदीकी को इंसाफ नहीं दे सके, मोहम्मद अली नेकोकारा को नहीं मिला, उसके बाद आफ्ताब चीमे को नहीं मिला, जिन्होंने लोगों के लिए खड़े हुए, तो बाकी क्या उम्मीद है? बिल्कुल आप कह रहे हैं कमात तो हो रहे, अमल दरामद नहीं हो रहा। जी हम साहब, उसकी आपने जो बड़ा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रेज किया है कि क्योंकि ताहिर शहबाज साहब सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार रहे हुए हैं, उसकी वजह से जो है, और वो एक उनकी एक्सेस है, और वो उसका वो बाय द वे वो क्लेम भी करते हैं कि जनाब है, वो अपने शोल्डर पे लेके उस चीज़ को चलते हैं। इस सारे उसमें हम फवाद हसन फवाद की तो बहुत तनकीद करते रहते हैं कि ज़ाहिर एक जूनियर अफसर को लगाया हुआ है, सारा उनका वो है, और जो लिंचपिन है इसमें और जिसकी जिम्मेदारी है और जिसको जिम्मेदार ठहराया जाना है, वो ताहिर शहबाज साहब आते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी का ये असल काम है। ये जितनी भी अदालतों के जो फैसले आए हैं, अगर उसकी वायलेशनें हो रही हैं तो पकड़ा जिसको जाएगा या कंटेम्प्ट में जिसको किया जाना चाहिए वो ताहिर शहबाज साहब हैं। आज ही फॉर एग्जांपल उन्होंने कंटेम्प्ट का मेरे ख्याल में मुर्तकिब हुए हैं कि अभी जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने हाल ही में ये जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की जो कलअदम उसको बहाल रखा और वो किया। आज उसकी एक और वायलेशन, उस दिन हम जिक्र कर रहे थे कि पंजाब ने 2 एडिशनल IG लगाए हैं, मोहसिन भट्ट साहब और एजाज हुसैन शाह साहब। आज IG जो लग गए हैं सलाउद्दीन महसूद साहब KP में, वो भी 20वें ग्रेड में हैं और उनका 21वां ग्रेड अदालत के उस फैसले के मुताबिक अभी कंफर्म नहीं हुआ, अभी उसका फैसला होना है। तो मेरे ख्याल में तो ये मुर्तकिब हो गए हैं, मगर वो डेयरिंगली करते जा रहे हैं। वो इसलिए कि आम आदमी को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझा दूं कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे 900 अफसरान की 2016 में करियर इन्वॉल्व है। पिछले साल 2015 से ये गन पड़ा हुआ है कि उसमें भी 500-600 अफसरान थे। अदालत ने हुआ ये था, अगर आप के पास टाइम है थोड़ा सा, कि वक्फा तो नहीं, आप अभी ब्रेक पे चले जाते हैं, ब्रेक पे लेते हैं, उसको आप बताएंगे कि ये एक्सप्लेन करके कि ये गंद पड़ा कैसे और अब हो क्या रहा है। बिल्कुल, अब हो क्या रहा है ये तो हम डिटेल से बताएंगे ब्रेक से वापस आके। लेकिन इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब भी फरमा रहे थे कि पंजाब में किसी एक ढेले की भी करप्शन नहीं हुई है। लेकिन आपको ब्रेक से हम वापस आएंगे तो ये बताएंगे कि प्रोजेक्ट्स तो वाकई पंजाब ने बहुत बड़े बड़े किए हैं, लेकिन उनमें बेज़ाब्तियां, करप्शन कितने बड़े लेवल की है वो भी आपको बताएंगे हमारे साथ। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक आमिर साहब बात कर रहे थे। गुड गवर्नेंस की तो हम देख रहे हैं धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन हुकूमत अहकामात मानने से मुसलसल इनकारी क्यों है? ये सिर्फ हुकूमत के मानने का इशू नहीं है, ये इशू ये है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इशू ही इस वक्त ये है
कि ये जो तकर्रियाँ होती हैं, इन लोगों ने मुल्क चलाना है, बिल्कुल, एक सिस्टम चलाते हैं हमें, हम बात करते रहते हैं इनको इम्प्रूव करने की बजाय तनज़्ज़ुली हो रही है। और ये आइंदा के 10-15 साल इन लोगों ने फैसले करने हैं, और उनके कैसे फैसले हो रहे हैं उसकी मुख्तसर आम आदमी को समझाने के लिए कि 2015 में क्योंकि फ़वाद हसन फ़वाद साहब एक बहुत जूनियर अफसर को तैनात कर दिया गया था, तो उन्होंने अपने टोले को जो है तरक्कियाँ देने के लिए एक ऐसे तरीके से तरक्कियाँ दी कि जिसके अंदर उन्होंने 5 नंबर रख दिए कि जो मर्जी आपका करियर रहा हो, पहले जो मर्जी किया हो, ये 5 नंबर में हम देखेंगे आप सादिक और अमीन टाइप हैं कि नहीं है, मतलब आप इंटेग्रिटी। यहाँ याद है कि पैनामा में वो कहते हैं कि जनाब सादिक और अमीन नहीं किया जा सकता प्राइम मिनिस्टर को, वहाँ पे उसी बेसिस पे इंटेग्रिटी के नाम पे कि हम फैसला करेंगे कि इसकी इंटेग्रिटी है या नहीं, तो इन्होंने इस तरीके से वो फैसले किए कि अपनी मर्जी के सारे बंदे करवा लिए। 60-70 लोग अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, अदालत ने 2.25 साल लगाए, बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया। उन्होंने फैसला ये अदालत ने किया बड़ी मेहनत करके कि जनाब ये कोई तरीका नहीं है, आप एक तरीकाकार रखें, और अगर आपको किसी पे एतराज़ है तो आप वो भी लिखें, मिनट्स रिकॉर्ड करें, और एक इस तरीके के मुताबिक करें, और ये 5 नंबर का आपने जो अपने पास उस तरह रखा हुआ है ये बिल्कुल नहीं होगा। इस दौरान इन्होंने कहा जी हमने दोबारा 2.25 साल हो गए हैं तो तरक्कियाँ करनी है। उन्होंने कहा जी ठीक है। ताहिर शहबाज साहब ने, एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ने इन राइटिंग सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया कि जो पुराना तरीकाकार था 5 नंबर वाला वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने 2016 में ये मिनट्स पड़े हुए हैं, ये पूरा ये देख रहे हैं, ये फाइल पड़ी हुई है हमारे पास, ये दिखा देते हैं, ये मिनट्स पड़े हुए हैं, ये सारे 2000 बंदों की सारा चिट्ठा किट्ठा जो है ना ये हमारे पास आ गया कि किसने बचपन से लेके आज तक क्या क्या कुछ किया था, नाक किसकी किसने पकड़ी थी, कान किसके पकड़ा था, ये सारा पड़ा हुआ है। ये इंशाल्लाह चलता रहेगा आइंदा। तो इसमें लिखा हुआ है कि जनाब हम उसी 5 नंबर के उसके मुताबिक जो है ना ये फैसले कर रहे हैं। और ये अदालत नहीं है, मैं कह रहा हूँ इससे बड़ी तौबा तौबा तौबा। एक मिनट, आम आदमी करे तो वो वहाँ टंगा जाए, क्योंकि ताहिर शहबाज साहब रजिस्ट्रार हैं, वो तोहीन अदालत कर सकते हैं, और वो उनकी एक्सेस है, वो ये क्लेम करते हैं, ठीक है, तो जो है ना वो कर सकते हैं। तो उन्होंने ये जो फैसले किए क्लास साहब 2016 के अंदर, ये 884 अफसरान थे 20वें और 21वें ग्रेड के लिए, ये पाकिस्तान का हाईएस्ट टियर है। उसके अंदर टेक्निकल ग्राउंड्स पे ना 900 बंदे में से 233 उन्होंने फारिग कर दिए। अब देखें ना, अपनी मर्जी का पूरा आइंदा 15 साल के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं कि अपनी मर्जी के बंदे आएँ। 150 बंदा तकरीबन उन्होंने इस बात पे डिफर कर दिया और सुपरसीड कर दिया, ख़त्म कर दिया कि अगले साल करेंगे या इनका करियर ख़त्म, कि यार ये इनकी ईमानदारी ठीक नहीं है, इंटेग्रिटी के ऊपर 5 नंबर वाले फार्मूले पे। उसके बाद यह है कि इनकी पनामा में इनकी कंपनियां नहीं है, वो कंपनियां या जो भी है हमारी हैं, हम इंटेग्रिटी वाले लोग हैं। सादिक और अमीन का क्राइटेरियन बना के जो कि प्राइम मिनिस्टर पे ये कहते हैं कि नहीं अप्लाई हो सकता, इन पे किया गया, उनको फारिग कर दिया गया। बोर्ड ने सारा काम करके जब फिर किया अपनी मर्जी का, बोर्ड मोस्टली जो है, उसके बाद इन्होंने देखा फिर भी कुछ बंदे इनकी मर्जी के नहीं निकले। इन्होंने कहा 93 बंदे, उसमें से भी फिर अगेन प्राइम मिनिस्टर के नाम पे लेटर लिखा गया कि जनाब फिर भी कुछ बंदों के हमने और इत्तलाएं भी ली हैं, तो इनके भी कुछ सादिक और अमीन पे फिर नहीं आते। 93 बंदे वापस कर दिए, और वो जो है, और वो चेयरमैन FPSC को हमारी इत्तलाएं हैं, बड़ा प्रेशर किया गया पहले कि तुम मिनट चेंज करो, इसको तब्दील करो। उन्होंने कहा ना मैं नहीं करता। अब जो है ना उसूल ये है कि उसके मज़ेदार है कि वो जो बंदे वापस भेजे गए 93, इन्होंने ABC कैटेगरी बनाई हुई थी। अच्छा, A वाली जो कैटेगरी जो टॉप इनके क्राइटेरियन के मुताबिक में थे, उन A में से 17 बंदे उसमें से भी वापस कर दिए, और B जो कि लेसर कैटेगरी थी उसमें से 111 बंदियों को तरक्की दे दी। अपना ही बोर्ड पहले उसको वायलेट किया, अपना ही क्राइटेरियन उसको वायलेट किया। हाल ये है कि अब ये अदालत जो है, अब यहाँ तो कोई अदालत के पास है, मेरा ख्याल है डिटेल जजमेंट भी आनी है। अदालत ने आज जो साकिब निसार साहब ने कहा है, अपनी इस तकरीर की रोशनी में इसका फैसला कर दें कि जनाब इसका क्या करना है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी क्लास अब ये साबित हो गई है कि ये अपनी तरक्कियाँ करने के सिविल ब्यूरोक्रेसी अहल नहीं रहे हैं, या तो इतनी ये पोलिटिसाइज्ड हो गई हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ख्वाजा ज़हीर को और डार साहब को बुला के फैसले कर लेते हैं और जो मर्जी कर लें, या इनकी ज़्यादती आपस में इतने एक दूसरे से तासुबात हैं कि वो आड़े आ जाते हैं अपनी मर्जी का। मेरे पास अगर आ गया उस तरह तो मैं कहूँगा बचपन से मैं अपनी मर्जी का चलाऊंगा। इसके ऊपर ओवरसाइट पार्लियामान की अपोजिशन की होनी चाहिए, अपोजिशन की। माफ कीजिएगा, आपकी PTI अब आप ये कह रहे हैं कि ये सेनेट ने सुना टेकअप किया है,
मगर नेशनल असम्बली में खुर्शीद शाह साहब ने एक थोड़ी सी तकरीर की है, उसके बाद से ये पार्लियामान खामोश है। वो भी अपने 2-4 सिंधी अफसरान के हक में बात करते हैं, हर कोई अपने बंदे लगवा लेता है, वो कहते हैं एनू ए साढ़े बंदे नू कट दो लगा दो, मोरलेस सारे खामोश हैं। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का ये केस है जिसने कि ये सारा जो रूल ऑफ लॉ, पैनबा और ये जो हम ये शर्जील मेमन, वो इसके अंदर पिन्हा है, ये स्टोरी है। और ये आपको बड़ा कम ही अखबारों में नजर आती है, टेलीविजन चैनलों पे। लेकिन बड़ी टेक्निकल स्टोरी है जी, बड़ी टेक्निकल स्टोरी जरूर। लेकिन आमिर साहब हम अपने प्रोग्राम में से फॉलो करते रहेंगे। क्लास अब 1 मिनट में मुझे ब्रेक पे जाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ ब्रेक पे जाने से पहले स्कैंडल्स हों और आपको वो हाथ की उंगलियों पर याद होते हैं, डिटेल्स के साथ याद होते हैं। राणा साहब जो ये फरमाते हैं कि पंजाब में करप्शन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा स्कैंडल नहीं है, समझते हैं ऐसा हुआ, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे जाएं आप, क्योंकि राणा साहब जरा जो उन्होंने नैब चेयरमैन को धमकियाँ दी थी और जिस तरह उन्होंने डराया था और खौफजदा किया था, नैब को जरूरत नहीं है दोबारा पंजाब में। एक राना मशहूद टेप उसके सामने आई थी, नैब के बड़े ग्लैडिएटर बनते थे, ये मेजर बुरहान साहब जो आप बड़े वहाँ चीखे मार रहे हैं, इनको भी जरूरत नहीं हुई थी, हाथ डाल के वहाँ दिखाते। मैं जाते जाते थोड़ा ये बता दूँ, वो जो बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि सईद अहमद जिसका जिक्र होता है सुप्रीम कोर्ट में कि इसहाक डार के मनी लॉन्ड्रिंग स्टेटमेंट का हिस्सा है, जिसके जरिए उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसको दिन दिहाड़े इस हुकूमत ने नेशनल बैंक का सदर बनाया। आपको कहीं से किसी कोने से आपको थोड़ा सा जुडिशल आपको एक्टिविज्म नजर आया है? यही काम अगर पीपल्स पार्टी दौर में होता, इन्होंने उनकी ऐसी तैसी करके रख देनी थी। इस पे तो जो बात आज उन्होंने की है, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने, वो कहते हैं मुल्क में गुड गवर्नेंस का क्या ना होने की असल वजह मुल्क के इदारों में मंजूर नजर अफराद का तकर्रुर है, ये अमल रियासती इदारों को कमजोर करता है। तो सईद अहमद जैसे जो मनी लॉन्ड्रर जो है, जो इसहाक डार जिनके बारे में लिख के दे रहा है, तो हिज एक्सीलेंसी इस पे एक सुओ मोटो तो बनता था कि बुला लेते जरा इसहाक डार को। इसहाक डार के सिर्फ इसलिए कि क्लास फेल होते कभी, और सुने कि वो लंदन में उस जमाने में वो काफी एक्टिव रोल अदा करते, इस बेसिस पे अभी ब्रेक में जाना होगा क्लास साहब। लेकिन आप डार साहब की बात कर रहे हैं, कल परसों किसी टीवी चैनल पे बैठ के वो कह रहे थे सईद अहमद साहब को जो ओहदा दिया गया वो डिजर्व करते हैं। ये डार साहब, मैं आप क्या कहना, किसी के बारे में नहीं कहते, हर कोई अपने अपना जर्नलिज्म करता है। डार साहब कभी तशरीफ लाएं हमारे शो में, कोई हमारे सवाल सुन जाएं। हुसैन नवाज साहब को हम कहते हैं जरा हमारे सामने बैठ जाएं, हसन को कहते हैं, नवाज शरीफ साहब को कहते हैं, जहाँ पे मैच फिक्सिंग करके आपने वो जो बात इमरान खान कहता है बगैर ये अंपायर को साथ मिला के मैच खेल लें तो खेलते रहें। बड़े शेर हैं, तो डार साहब हमारे सामने हैं, स्टूडियो तशरीफ लें, बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से उनसे सवाल पूछेंगे, देख लेंगे कौन सी चीज कौन शख्स डिजर्व करता है। चलिए अभी छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि चेयरमैन वापटा मेजर जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन, उनका स्कैंडल हमारे ही प्रोग्राम में पिछले हफ्ते ब्रेक किया गया था कि अब वो डैम बनाने की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, पानी बिजली के मसले को देखेंगे नहीं, बल्कि अपने लिए लाखों की मालियत का जिम बनवा लिया है, अब मेडिकल कॉलेज की जानिब वो राग़िब हो गए। ब्रेक से लेंगे, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि इसमें मजीद क्या पेशरफ्त हुई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। अनवर हुसैन सुमरा सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करेंगे। क्लासेस अब पंजाब गवर्नमेंट से मुताल्लिक बात हो रही थी, फिर वापडा की तरफ बढ़ेंगे। वो उनके राना साहब के हम डिटेल से हम अगले हफ्ते इस पर पूरा प्रोग्राम करेंगे कि राना साहब ने फरमाया कि हमने नैब को बड़ी ऑफ़र की कि आएँ देखें पंजाब में क्या है। नैब को ऑफ़र करने से पहले आपने सारे रिकॉर्ड को आग लगाई, ऑडिट वालों को आपने उन पर अंगूठा रख के मर्जी की आपने वो काम करवाए। ये महमूद रशीद साहब, जैसे हम कह रहे थे, इमरान खान साहब ने टीम तो बड़ी इकट्ठी की हुई है ना, उन्होंने मजाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का दम उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल घूंट कर रख दिया, किसी को पता ही नहीं है क्या क्या इन्होंने करतब दिखाए। सो इनकी जो ऑफर है ना, पहले रिकॉर्ड जलाओ, उसके बाद बंदों को डराओ, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को आपको उनको डराओ, फिर को सब अच्छा है। मैं 8-10 इनको गिन के दे देता हूँ जिन पे तफसील से हम बात करेंगे। आपको याद होगा सबसे बड़ा स्कैंडल 329 बिलियन रुपीज का इनका मेगा स्कैंडल आया था, जो IPPs को पेमेंट की थी और बगैर उसके की थी, फोटो कॉपीज इन बिलों पे की थी। और इसके बाद नंदीपुर सबसे बड़ा स्कैंडल, जो आज तक इनके गले पर शहबाज शरीफ ने खुद कहा था जिसमें करप्शन हुई है, नैब को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, पता नहीं किधर गई है नैब। अच्छा, रेलवे के यहाँ पे इंजन आए थे उनका था, LNG स्कैंडल, दानिश स्कूल्स में घपले हुए। इसके बाद मेट्रो बसों की उसमें उसके तो रिकॉर्ड ही नहीं दिया ना, मेट्रो का इन्होंने आज तक किसी को नहीं दिया। इसको लैपटॉप इनकी स्कीम में आया था। सस्ती रोटी का स्कैंडल मैंने खुद ब्रेक किया, 30 बिलियन रुपीज़ का वो जो ड्रामा था इनका। येलो कैब स्कीम और ये इनकी ना डिटेल जो है ना अगले हफ्ते जरा तफसील से लाएंगे, उंगलियों पे याद होंगे, बस इनको याद नहीं है। एक कहने चेयरमैन वापडा का भी ब्रेक किया था हमने लास्ट वीक ये स्टोरी ब्रेक की थी। अनवर सुमरा साहब हमारे साथ हैं, तो उनसे पूछते हैं कि इस पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में केस किया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि डैम नहीं बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, वापडा मेडिकल कॉलेज बनाएगा और चेयरमैन बादशाह ना बने, डासू ना बने, नीलन जिलन टाइम पे ना बने, ये क्या जिम्स बनना जरूरी है। जिम्स बनना जरूरी है, डॉक्टर बनने जरूरी है, जिनको बाद में शहबाज शरीफ की पुलिस उनको छितर मारेगी लाहौर की सड़कों पे यंग डॉक्टर्स को जैसे पाड़े हैं। जी अनवर, जरा कोई इसका फॉलोअप देंगे आपके, क्या हुआ इस स्टोरी के बाद जो ब्रेक की गई थी लास्ट वीक? जी क्लासर साहब, ऐसे है कि जब हमने स्टोरी ब्रेक की तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दायर हुई जिसमें ये कहा गया कि चेयरमैन जो वापडा हैं लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मल हुसैन और उनके साथ जो मेंबर वाटर हैं मोहम्मद हनीफ मलिक और मेंबर फाइनेंस अनवारुल हक साहब, इनकी तकर्रियां जो हैं वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है और इनको बिला जवाब जो है वापडा में तैनात किया गया है। और इस रिट के जवाब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि इसके जवाब एक तो तलब किया और उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट्स हैव बीन कैरी पिक विच इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब एक तरफ सूरत हाल ये है कि जब ये चेयरमैन वापडा आए, इन्होंने पहले तो खुद अपॉइंटमेंट जो हैं 10 लोगों को बगैर एडवर्टीजमेंट के, बगैर किसी इश्तिहार के रख लिया। अब इनकी अपॉइंटमेंट जब चैलेंज हुई तो पता चला कि इनकी अपॉइंटमेंट भी एक प्रोसेस के जरिए नहीं हुई। एक प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से डायरेक्टिव जारी हुआ, उससे अपॉइंटमेंट हुई, जबकि जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर है वो ये कहता है रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट करनी है तो उसके लिए आपको इश्तिहार देना पड़ेगा, उस पर कैंडिडेट्स आते हैं, हाई पावर कमेटी बनती है, वो उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करती है और शॉर्ट लिस्ट करती है। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो 3 कैंडिडेट को स्टैफ डिवीजन को भिजवाए जाते हैं नाम और उनको कहा जाता है कि ये प्राइम मिनिस्टर को भिजवाया। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये गिलानी साहब पे, राजा परवेज अशरफ पे और 5 ब्यूरोक्रेट्स पे इन्होंने बाकायदा रेफरेंस बनाया था, उसके अभी तक भुगत रहे हैं कि आपने तोकीर सादे को पूरा प्रोसेस जो है उसको बाईपास करके कैसे लगाया था। मतलब पीपल्स पार्टी ठीक रोती है कि उनके दौर में न वजीर आजम कोई अगर फैसला करे तो उसको ठोक देते हैं, यहाँ पे ये जो कुछ करते रहे कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं क्लासा साहब कि यहाँ पे रूल्स की ऐसी धज्जियां उड़ाई जाती हैं कि किसी को नजर भी नहीं आता, नजर आता है तो कोई एक्शन नहीं होता, इग्नोर करते हैं सर, इग्नोर हो जाता है। अब चेयरमैन वापडा की इसी तरह ऊपर से डायरेक्टिव आया, उन्होंने डायरेक्टली चेयरमैन वापडा लगा दिया। और इसके अलावा मजेदार बात यह है कि जो वापडा का जो अथॉरिटी है उसमें 4 लोग होते हैं। एक चेयरमैन वापडा होता है, एक मेंबर पावर होता है, एक मेंबर फाइनेंस होता है और एक मेंबर वाटर होता है। अब सूरत हाल ये है कि चेयरमैन वापडा की तकर्री भी गैर कानूनी है और प्रोसीजर को वायलेट करके की गई है। दूसरा जो है मेंबर वाटर जो है ये नवंबर 2016 से एडिशनल चार्ज पे लगे हुए हैं, जबकि फाइनेंस डिवीजन की जो इंस्ट्रक्शंस है उनके मुताबिक ये है कि अगर 3 माह से ज्यादा किसी भी सीट पर एडिशनल चार्ज दिया जाए तो वो सीट को अपलीट समझा जाएगा, उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा। और उसके अलावा जो ज्यादा और ज्यादती की बात यह है कि अनवारुल हक साहब हैं एक GM, वो पिछले 3 साल से एडिशनल चार्ज में मेंबर फाइनेंस लगे हुए हैं और उन पर सकूक जो बॉन्ड था उनका केस था 2009 में FIA ने इन्वेस्टिगेट किया और 28 करोड़ रुपया जो है उसमें वो अक्यूज डिक्लेयर हुए और उन पर उसकी जो है डिमोशन हुई। लेकिन उसके बावजूद वो 3 साल से इंस्ट्रक्शन कहती हैं फाइनेंस डिवीजन की कि 3 माह से ज्यादा एडिशनल चार्ज पे नहीं रखना वरना सीट अबॉलिश करनी पड़ेगी। वो 3 साल से मेंबर फाइनेंस। अच्छा ये बताएं, बिल्कुल मुख्तसर क्लास, लास्टली ये बताइएगा कि अभी जिम बन रहा है, बन गया है और मेडिकल कॉलेज कहाँ तक पहुंचा? डैम तो बनते रहेंगे, इतनी जल्दी क्या है? जी जिम के हवाले से क्लासेस साहब ये है कि जिम बन गया है, फुली फर्निश्ड जिम है। और उन्होंने हमारी खबर ब्रेक करने के बाद असर ये हुआ है कि वापडा हाउस में जगह जगह पर जो है फोटो स्टेट करके लगा दी गई है कि तमाम लोग यहाँ जिम से जो है फायदा हासिल। चलो भला हुआ, कुछ भला हुआ। लोड शेडिंग बढ़ रही है और वो शहबाज शरीफ कह रहे थे साल जो है ना वो खत्म कर देंगे, इतनी बिजली होगी कि मोदी साहब को दे देंगे। लोग वहाँ सड़कों पे ऑलरेडी आना शुरू हो गए, अभी गर्मियां नहीं शुरू हुई हैं, नीलम जलन पूरा नहीं हो रहा, जिम बना ले। लास्ट कमेंट कर लूं, खैर आपका शुक्रिया अनवर, आपने बड़ी एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, गुड जॉब। मैं लास्ट कमेंट कर रहा हूँ कि वो जो मुझे बता रहे थे अनवर सुमरा साहब के कि कितने एडिशनल चार्जेस दिए हुए हैं। जब इमरान खान कहता है कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जब तक पनामा का केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप भी अपना चार्ज किसी को एडिशनल दे दें, उस पर पूरे मुल्क में रोला पड़ जाता है कि हम अपना एडिशनल चार्ज किसी को नहीं देते। कुछ अरसे के लिए वजीर आजम साहब एडिशनल चार्ज दे देते, तहकीकात करवा लेते, पूरे मुल्क में उन्होंने यहाँ पे फवाद को एडिशनल चार्ज दिया। अब मुख्तसर यही क्लासेस साहब लोड शेडिंग से गुस्से से लाल होने वाली जो आवाम है ये जानकर ठंडी पड़ जाए कि तवज्जो अब डैम से हटकर सिर्फ जिम और मेडिकल कॉलेज पर होगी। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।